नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। जनपद चंदौली के सैयद राजा थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को लगभग 1.5 करोड़ की शराब के साथ किया गिरफ्तार। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव हेतु जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। और लंका थाने में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग की गई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। वे बजट को लेकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर अपना संबोधन दे रहे थे। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बड़े बदलाव हुए थे, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, उसी तरह कोरोना के बाद भी चीजों के पूरी तरह से बदलने की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। पीएम ने इस दौरान बजट के फैसलों की भी सराहना की और कहा कि बजट के फैसले भारत को आधुनिकता के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि जरूरी है कि ये समय नए संकल्पों की सिद्धि बने। ये बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। वहीं भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी विधानसभा के तत्वाधान में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन मुकीमगंज स्थित शंकर सरदार के बाड़ा में सुना गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह, सर्वेश कुशवाहा, कृष्णा जायसवाल, आत्मा विशेश्वर आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के हर जनपद में, हर विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को जो बजट प्रस्तुत हुआ कल, उसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर के यह बजट कैसे काम करेगा, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाला ये कैसे बजट का क्या काम करेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तार से बताया। बहुत ही उपयोगी चर्चा रही और सभी कार्यकर्ता अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर के बजट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। लेकिन कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है कि जो बजट आया है वो हम लोगों के सम्मान। देखिए, समाज के हर वर्ग ने समर्थन किया। आप टीवी देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, सभी ने समर्थन किया है। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव जी को कभी अच्छा नहीं बजट लगेगा, राहुल गांधी को कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको केवल विरोध करना है, विरोध में बोलना है। वहीं उत्तरी विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को नाटिमली गणेश मंडपम में कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान मुख्य रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, जगदीश त्रिपाठी, आकाश कुमार इत्यादि शामिल रहे। वहीं कैंट विधानसभा की ओर से आयोजित वर्चुअल सभा महमूदगंज स्थित एक लॉन में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से लक्ष्मण आचार्य, विद्यासागर राय, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव आदि ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री को सुना। माननीय मोदी जी जो आज जो है बजट के बारे में जो चर्चा किया, वो खास तौर से किसान के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और तमाम जो भी फर्दर जो है आगे की जो सोच है, देश कैसे आगे बढ़े, विश्व गुरु कैसे बने, क्योंकि इनके जो चर्चाएं हो रही थी, इससे ये लगता है कि आने वाला समय में पूरी दुनिया इनको चाह रही है और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल खड़ा होगा और
किसी भी बिंदु पर उन्होंने छोड़ा नहीं है। नदियों के ऊपर चर्चा किया, कॉरिडोर, कई एक तरीके के कॉरिडोर, बजट के ऊपर भी चर्चा हुआ, बजट के ऊपर भी चर्चा हुआ। बजट पे खासतौर से गरीबों को ध्यान में रखते हुए और आगे की रणनीति कैसे क्या देश आगे बढ़े उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। जो बजट आया उस पर चर्चा हुआ, क्या बजट ठीक था इस बार? बिल्कुल बजट ठीक है, लेकिन बजट पर कुछ व्यापारी तो बहुत नाराज हैं। कुछ देखिए ऐसा है ना कि आप समझ लीजिए कि सब लोग नहीं खुश हो सकता है। व्यापारी कुछ खुश हुआ है तो कुछ नाराज हैं। अभी इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है जो उन्होंने बोला कि एक तो दुनिया भर की बहुत से फालतू नियम कानून है, उनको 1500 के लगभग इन्होंने नियम कानून को हटा दिया। आप यदि अपना जो है यदि रिटर्न भरते हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसमें ऑप्शन है कि आप उसको जा करके बिना किसी का टेंशन का जो है, आप कोई कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद यदि आप चाहते हैं कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि कंपनी बनाना तो आसान है, बंद करना भी नियम कानून इतना है कि उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पर भी उन्होंने चर्चा किया कि एकदम से कोई नियम एकदम सरलीकरण कर दिया कि आराम से आप बंद भी कर सकते हैं। तो बजट में तो ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि उसमें जो हम लोग को भी समझ में आया वो हमेशा देखा गया कि ये जो है हिंदुस्तान के जो सिनेरियो है इस समय उसके पक्ष में है और व्यापारी कहाँ नाराज है कहाँ नहीं है। अब इसके बारे में तो देखिए एक एक को तो संतुष्ट चर्चा मतलब ठीक ठाक है, बिल्कुल चर्चा कर रहा है। बड़े जो है जो सिले भाषण थे उनके लोग बड़े गंभीरता से लिया और इस पे जो है चर्चा जो हुआ है वो वाकई में। जनपद चंदौली के सैयद राजा थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को लगभग 1.5 करोड़ की शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद चंदौली सैयद राजा थाने की पुलिस द्वारा 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव नजदीक आते ही चेकिंग अभियान में तेजी लाते हुए पुलिस ने आज बड़ी सफलता प्राप्त की। थाना सैयद राजा पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की शराब जो बिहार ले जाई जा रही थी उसे बरामद किया। नेशनल हाईवे पर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रेलर गाड़ी को चेक किया गया जिसमें से ये शराब बरामद हुई। इसके साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 2 फरवरी को ये सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी शराब की तस्करी हरियाणा से हो रही है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना एसओजी और सर्वेलांस की टीम पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन के क्रम में जांच एवं घेराबंदी के पश्चात इस ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इसमें लगभग 949 पेटी शराब बरामद की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव हेतु घोषणा पत्र जारी किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। वाराणसी में पूर्व राज्य सचिव रामजी राय व वर्तमान प्रदेश सचिव सुधाकर यादव ने इसे जारी किया। 16 पृष्ठों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार के शासन में विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, हकीकत में प्रदेश पीछे गया है। 5 वर्षों में रोजगार बढ़ने के बजाय घटे हैं। वहीं इसमें रोजगार के मुद्दे पर फोकस किया गया है। साथ ही भाजपा को हराने का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। उस चुनाव में हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और वो चुनाव में किन मुद्दों को उठाने जा रही है जिनको लेके आगे भी उसे संघर्ष करना है, उसकी घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या मुद्दा है आपका इसका? अब घोषणा पत्र में विस्तार से सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे, लेकिन मैं उनके कुछ मुद्दों को सामने रख रहा हूँ। इसमें किसानों का भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके प्रति विश्वासघात भी हुआ। एमएसपी की तमाम बातें भी अभी नहीं हैं। तो किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उनके सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, छात्रों के मुद्दे हैं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के मुद्दे हैं जिन पर दमन निरंतर इस सरकार में जारी है, और नफरत के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ मुद्दे हैं। जनता की एकता को बनाने के लिए मुद्दे हैं, और अंततः जो संविधान और लोकतंत्र की हड्डी तोड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में ठाए ठाए सरकार के जरिए, उसके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान बचाओ
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, इस नारे के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। लंका थाने में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग बैठक की गई। लंका थाने में बसंत पंचमी पर्व को लेकर एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह ने पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग बैठक की। इस दौरान एसीपी ने लोगों से पूजा पंडाल हेतु स्वीकृति लेने के साथ ही पूजा के दौरान पूर्ण रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूजा पंडालों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, लोग आए तथा बारी बारी से दर्शन पूजन करते हुए निकलते जाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए। जो आगामी हमारा सरस्वती पूजा का त्यौहार है उसको देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ पे शांति समिति की और सरस्वती पूजा के पंडालों के आयोजकों की एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ शासन द्वारा दिए गए कोविड गाइडलाइंस एवं वर्तमान में आचार संहिता लागू है, इसको देखते हुए जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो आज यहाँ बैठ उन निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया एवं इनकी समस्याओं को भी सुना गया। इस प्रकार की गोष्ठियाँ और शांति समिति के माध्यम से बराबर की जाएंगी ताकि संवाद जनता और पुलिस के बीच बना पड़े। यही वाराणसी पुलिस कमिश्नर की मंशा है। शहर दक्षिणी के आम आदमी पार्टी से चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे अजीत सिंह ने क्षेत्रीय जनता से संपर्क किया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में शहर दक्षिणी के प्रत्याशी पार्षद अजीत सिंह आम आदमी पार्टी से विधायकी का टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने शहर दक्षिणी की सड़कों से लेकर गलियों तक पहुंचकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि अगर लोगों ने उन्हें चुना तो वे शहर दक्षिणी की तस्वीर को बदल देंगे। क्या संदेश दे रहे हैं आज अपने क्षेत्र में और आगे क्या करेंगे आम आदमी पार्टी? क्योंकि पार्षद मुझे राजमंदिर वार्ड की जनता ने बताया, और निश्चित रूप से मैं बनारस के नगर निगम में 2 बार से बतौर निर्दल पार्षद अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैंने काम किया है, मैंने पब्लिक के लिए काम किया है और उन कामों की बदौलत मेरी ईमानदारी और मेरी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दक्षिण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं इस चुनाव में लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए निर्धारित संख्या में अपने साथियों को लेकर दक्षिण विधानसभा के हर एक दरवाजे पर जाने का काम कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के कामों को, अरविंद केजरीवाल की गारंटी को, अरविंद केजरीवाल की नीतियों को, उनके ईमानदार तौर तरीके को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं भी इस इलाके की जनता से इस बात की गुजारिश कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, अरविंद केजरीवाल के काम पर, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर और मेरे कर्तव्य निष्ठा को, ईमानदारी को देखते हुए बनारस के इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे भी चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यदि भेजने का काम किया तो निश्चित रूप से बनारस के इस विधानसभा के लोगों की आवाज़ बनकर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कमी बाकी नहीं रखूंगा। तो आज किन किन क्षेत्रों में घूमेंगे? राजघाट से हम लोगों ने जनसंपर्क शुरू किया। राजघाट, भैंसासुर, प्रहलाद घाट, गाय घाट, त्रिलोचन महादेव इत्यादि क्षेत्रों में हम लोगों ने अभी तक घर घर संपर्क। कैंटोनमेंट स्थित पावर जोन बैटरी के शोरूम का उद्घाटन किया गया। कैंटोनमेंट स्थित पावर जोन बैटरी के शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुभाष चंद्र रामधनी पटेल ने बताया कि अमर राजा कंपनी के 2 ब्रांड हैं, एमरॉन और पावर जोन, जिसमें पावर जोन के शोरूम का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि पावर जोन में काफी अच्छी और नई टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि वह डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहां से दुकानदार बैटरी ले जाकर बेचेंगे। वहीं दुकानदार और ग्राहकों की सहूलियत हेतु यदि किसी बैटरी में शिकायत आती है तो 24 घंटे के अंदर बैटरी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। सर जी, आज वाराणसी नरेश्वर पे आपका किस तरीके का उद्घाटन किया गया है, किस चीज़ का किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया? मुख्य अतिथि थे सुनील पटेल और शैलेंद्र सिंह, ये मुख्य अतिथि थे। और आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा अमर राजा। अमर राजा के ही 2 ब्रांड है, एक एमरॉन है और दूसरा जो है इनका ब्रांड है पावर जोन। तो आज ये पावर जोन बेसिकली जो ब्रांड है पावर देने के लिए वाराणसी में आया हुआ है। ये ब्रांड नया ब्रांड नहीं है, काफी पुराना है। वो ब्रांड की आज ओपनिंग की गई है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एमरॉन और एक साइड बहुत बड़ा नाम है। अभी आप बता भी रहे कि एमरॉन इसी की कंपनी है, तो एमरॉन और पावर जोन में कितना अंतर है, क्या अंतर है? देखिए, अगर आप एक्साइड की बात करेंगे तो एक्साइड की शेयर वैल्यू आज के दिन में होगी 160 रुपीज, जो है इनकी करेंट शेयर वैल्यू की प्राइस है।
और अगर हम अमर राजा से शेयर वैल्यू अगर आज उसकी कंपेयर करें तो 600 रुपये के ऊपर है शेयर वैल्यू अमर राजा की। अब बात करते हैं अमर राजा के दो ब्रांड, एक एमरॉन जो कि काफ़ी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और अभी अमर राजा ने नई टेक्नोलॉजी जो लॉन्च की है एमरॉन की पावर जोन अमर राजा की, वो काफ़ी बेटर और नई टेक्नोलॉजी है उनकी। जैसे अगर इसमें देखी जाए तो हाई क्रैंकिंग है इसके अंदर, और हीट रेजिस्टेंट है और वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है। वाइब्रेशन में होता क्या है साहब कि हम ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, ग्रामीण एरिया में खड्डे खुड्डे में अगर गाड़ियां जाती हैं तो उसकी जो अंदर पेस्टिंग होती है वो पेस्टिंग छोड़ती नहीं है इसकी, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए तो अगर रेट की बात की जाए तो क्या लगता है एमरॉन और आपके पावर जोन में कितने का रुपए का अंतर होगा और कस्टमर क्या संतुष्ट रहेगा? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रिटेलर नहीं हैं, हम अमर राजा कंपनी के एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पूरी वाराणसी प्लस सराउंडिंग एरिया ये हमें दी गई है बाय अमर राजा कंपनी, जिसमें कि हम दुकानदारों को माल देंगे। और दुकानदारों भाइयों को एक बहुत बड़ी तकलीफ आती है कि अगर कोई भी कंपनी का वो बैटरी बेचते हैं तो उनको क्लेम की तरह समस्या आती है। हमारी जो कंपनी की ब्रांड है पावर जोन, इसमें हमारा एक ही गोल है कि आप भाइयों बेचो बैटरी, अगर आपकी बैटरी क्लेम में आती है तो विद इन 24 आवर्स आपको उस बैटरी की रिप्लेसमेंट करके दी जाएगी। 24 घंटे के ऊपर नहीं लगेगा आपका कोई भी क्लेम। इससे होगा ये, आप बैटरी बेचने में कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको एक दिन के ऊपर आपको वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लेम इमीडिएट मिल जाएगी और हाई मार्जिन के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया। कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया, साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली, छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त दवाई सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन निर्धारित की है कि आप 5 आदमी के साथ आप क्षेत्र में जाकर प्रचार कर सकते हैं। चुनावी जनसभाओं में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है और पता नहीं अगली तारीख को कब देंगे, कब पूर्ण रूप से ये खुलेगा। तो उसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, 5 आदमियों के साथ बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने क्षेत्र में जनता के बीच में अपनी बातों को रखा है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो हम किस प्रकार से जनता को लाभ पहुँचाने का कार्य करेंगे। क्या सरकार बनने पे क्या जनता खुद समर्पित हो रही है कि सरकार पूरा ऐसा करेगी कार्य? देखिए, सबसे पहले तो जनता इस सरकार से पूर्ण रूप से दुखी हुआ है, क्योंकि इस सरकार में आप देख रहे हैं कि तरह तरह की योजनाएं जो कि एक तरीके से देखा जाए तो फर्जी आती हैं। वो सिर्फ विज्ञापनों के रूप में पैसा खर्चा करती है सरकार, लेकिन जमीनों पे जो लाभार्थियों के पास कुछ नहीं पहुंच पाता है। हमारी सरकार ने सबसे पहला निर्णय लिया, संकल्प लिया कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। तो जैसे ही हमने 300 यूनिट का नाम लिया, आपने देखा कि भाजपा वालों ने भी तुरंत कह दिया कि किसानों की 50% जो है हम बिजली जो है माफ कर देंगे। ये कर सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे। तो हम इन्हीं सारी बातों को जनता के बीच में लेके जा रहे। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप देख सकते हैं किस तरीके का अपराध इस समय बढ़ा हुआ है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कहीं व्यापारी अगर दूसरे शहर में जाता, होटल लेता है तो वहाँ पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम मसले लेके हम जनताओं के बीच में जा रहे, क्योंकि जनता को जब तक हम अपनी बातें रखेंगे नहीं, झूठे विज्ञापनों के रूप में ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जनता के पास जब हम लोग आज गए हैं तो जनता का प्यार और विश्वास देख के लगा है कि आने वाला समय समाजवादियों का है और 10 मार्च को आपको देखने को मिल जाएगा कि समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीएचयू छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे छात्रों की प्रशासन से नोकझोंक हुई, जिससे नाराज छात्र धरने पर बैठ गए।
बीएचयू छात्रावासों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे छात्र छात्राओं से लंका गेट पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से झड़प होने के बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर ही धरने पर बैठ गए और बीएचयू प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज हम अंतिम अनुस्मारक पत्र दे रहे हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को चेतावनी देकर जा रहे हैं कि यदि जल्द ही कुलपति हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो अब याचना नहीं रन होगा और हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन छात्र छात्राओं द्वारा कुलपति आवास के सामने किया जाएगा। इस दौरान अनुराग, धर्मेंद्र, सरोज राय, संदीप पाल, इप्शिता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। किस तरह का आप लोग धरने पे बैठे हैं और क्या मामला क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले एक महीने विभिन्न लोकतांत्रिक तरीकों से जो है विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो आरक्षण 2007 और 2009 में विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। इसके संसाधन बढ़ाए गए थे, लेबोरेटरी से लेकर लैब तक और तमाम सारे हॉस्टलों का भी निर्माण हुआ था। लगभग 4 दर्जन से अधिक जो छात्रावास हैं वो ओबीसी ग्रांट कमीशन से बने हैं, ओबीसी के पैसों से बने हैं। लेकिन जब हमारा संविधान में वर्णित आरक्षण है 27%, उसको लागू करने की बात होती है तो यहाँ का प्रशासन टाल मटोल करता है। आगे के माध्यम से लोगों को पता चला कि प्रशासन के लोग कहते हैं कि यहाँ लोग धरना प्रदर्शन इसलिए करने आते हैं कि मन ठंडा हो जाए। क्या आज 1 महीने हो गए, उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया था, 1 घंटे में सब जारी हो जाएगा। उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है ये सब पूरे जो छात्र हैं, पूरे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं उनको गुमराह करना चाहते हैं और वाइस चांसलर पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो गए, वो छात्रों से मिल नहीं रहे और कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कि हम सड़कों पे आके बैठे, हम लंका गेट पे आके बैठे। हम लोग ओबीसी आरक्षण जो हॉस्टल में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए उसके लिए हम बैठे हैं। 2006 में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद से भी चूँकि करीब 39 हॉस्टल्स में फंड आया है ओबीसी आरक्षण का, मतलब हजारों करोड़ों का फंड आया है। उसके बावजूद भी एक भी हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो भाई हम कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज 4था प्रोटेस्ट है ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं है इसको लेकर। अगर बातें नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? बातें नहीं मानेंगे तो ये जारी रहेगा आंदोलन और हम मजबूर होंगे कि हम यहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट करें। यहाँ पर मतलब कि लगातार बैठकर प्रोटेस्ट करने को हम मजबूर। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की श्रृंखला में महाकवि सम्मेलन आयोजित किया गया। शंकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की श्रृंखला में महायज्ञ के 14वें दिन महाकवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदी और संस्कृत के कवियों ने अपनी अपनी कविताओं से पूरे परिसर को ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी प्रखर जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पंडित सुनील दीक्षित ने वैदिक मंगलाचरण की प्रस्तुति की। इसके बाद कविगणों को अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए स्वामी प्रखर जी महाराज ने कहा कि लक्ष्य चंडी जैसा पावन यज्ञ संपूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात है। ये धरती ब्रह्मांड बदलने की ताकत रखती है। काशी के लोग अलौकिक हैं। इसके बाद मंच पर पद्मश्री प्रोफेसर चूड़ामणि गोपाल ने सभी कवियों का स्वागत कर उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। इस दौरान हिंदी कवि सुदामा तिवारी सांड बनारसी ने अपनी कविताओं को सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं नागेश शांडिल्य, हरिराम द्विवेदी, कवि दमदार बनारसी, कवि डॉक्टर अशोक सिंह के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कवि प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी, बीएचयू के प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी इत्यादि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति से सभी को आनंदित किया। यज्ञ तो चल ही रहा है, तो यज्ञ के कई अंग भी होते हैं। अब हम लोग यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। आहुति में प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश नहीं है उस यज्ञशाला में, किंतु यज्ञ की परिक्रमा करने मात्र से ही यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो आप लोग यज्ञ की परिक्रमा करने आइए। नित्य यज्ञ की परिक्रमा चल रही है, पाठ चल रहा है, ब्राह्मणों के दर्शन होंगे। उसी के साथ साथ रात्रिकालीन, चूंकि हम लोग सुनते हैं, गुरुजी ने ऐसी कृपा की है कि आंतरिक ताकत देने के लिए यज्ञ हो रहा है, बाह्य ताकत के लिए हमारे यहाँ कई प्रकल्प चल रहे हैं। तो कानों के द्वारा सुन सुन करके अपने मन को भी निर्मल करने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के साथ साथ एक दृश्य के रूप में भगवान ने क्या लीलाएं की, यज्ञ का क्या महत्व होता है, तो भागवत आधारित यहाँ रास लीला भगवान योगेश्वर कृष्ण की परिचर्चा होगी। तो रास लीला का स्वरूप भव्य होगा और दिव्य हो चल रहा है इस समय। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, रात्रिकालीन सत्र में आप रासलीला में देखें और भागवत आधारित वो रासलीला हो रही है। ये वृंदावन के प्रसिद्ध कलाकार हैं और गुरु जी के द्वारा ही ये मार्ग निर्देशित
कृष्ण लीला होगी, तो आप लोग इसमें आकर के भागीदारी निभाएं। बीएचयू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर पर छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एमएस से मुलाकात की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय कुमार पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना था कि एक मरीज से उन्होंने 1.5 से 2.5 लाख तक जमा कराकर उसका इलाज कराया। जब मरीज के 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो गए तो उसे एम्स में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। छात्रों ने आगे बताया कि डॉक्टर पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं, जिस पर हम लोग कार्रवाई की मांग को लेकर एमएस से मुलाकात कर रहे हैं। कोई एक कंप्लेन आई है, ये सामने उस कंप्लेन के तहत जो है इन्होंने पत्रक दिया है। अब ये कंप्लेन बहुत दिनों से इसी से मिलती जुलती सारी कंप्लेन इस विभाग की बहुत दिनों से चल रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। अब इस पत्रक और इस करंट प्रॉब्लम को लेते हुए मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों से मिल करके आगे की जो भी उनके सुझाव होंगे उनके अनुसार कार्रवाई करने के लिए निकल रहा हूँ। सर, आप ऐसे मामलों के लिए काफी सख्त माने जाते हैं जी। कोई भी बीएचयू में अगर पाया जाता है चिकित्सक तो इस जो मामला है इसको लेकर किस तरह का एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ? देखिए, मैं पहले तो अभी जा करके अपने डायरेक्टर साहब से बात करूंगा, निदेशक महोदय से, और जाने के बाद जैसे सुझाव होंगे उसके अनुसार तुरंत ही कार्रवाई करूंगा। सर, बाहर से दवा लिखी जा रही है, बच्चों आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी दवाएं हमारी उमंग फार्मेसी में नहीं मिल पाती हैं तो बाहर जाना होता है ना। समस्या ये है कि जो दवा अगर 10 रुपए की मान लीजिए उमंग में मिलती है, वो अगर बाहर भी 10 रुपए की मिल रही है या 11 रुपए की मिल रही है तब तो बात बनती है। अगर वही चीज अगर यहाँ पर और बाहर के दाम बराबर हैं तो ये कोई समस्या का विषय नहीं रह गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोशिश सारी ये की जा रही है कि अब हम व्यवस्था में जितने भी सुधार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। अमृत फार्मेसी को हमने नया स्थान दे दिया है एसएसबी में। उनका वो जो काउंटर वगैरह है वो सब बन रहे हैं वहाँ पे, आप स्वतः जाके देख सकते हैं अभी भी। और उनका एमओयू मैंने एक्सटेंड करके साइन करके भेज दिया है। सर, किन डॉक्टर के खिलाफ बच्चों ने जो है ये दिया आपको? ये कार्डियोथोरेसिक विभाग के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जो ये इसमें लिखा हुआ है। अब इस विषय पे हम लोग जा करके बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे क्या समस्या है, वहाँ की नर्सिंग स्टाफ को भी बुला के बात करेंगे, वहाँ के जो कर्मचारी हैं कि किसका क्या है, क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है, दोनों पक्ष को समझा जाएगा। और ये समस्या कोई अभी की नहीं है, बहुत दिनों से चली आ रही है बहुत सारी विभागों में। उनका हम लोग निरंतर निदान करने की आपसी विचार विमर्श करके समझा करके किया जाता है। मैन पावर मैनेजमेंट में ये पहला मुद्दा होता है कि आपसी विचार विमर्श करके ही काम को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब चूंकि ये अति हो चुकी है, बच्चों का भी ये आक्षेप है कि बहुत सारी कमेटी बनती रही है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय को मैंने संज्ञान में लिया है। मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और जो भी समय उचित समय अनुसार जो भी कार्य हो सकता है वो करूंगा। रामनगर मछरहट्टा वार्ड में एक मकान पर किराएदार द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया। रामनगर मछरहट्टा वार्ड निवासी एकमात्र सुषमा श्रीवास्तव ही ऐसी नहीं है, बल्कि समूचे प्रदेश में न जाने कितने लोग हैं जिनके मकान पर या जमीन पर दबंगों का कब्जा है। पीड़िता ने बताया कि मछरहट्टा वार्ड में उनका व उनके पति संजय श्रीवास्तव का मकान है। किराएदार से अपना मकान खाली करवाने के लिए वो अदालत और थाने का चक्कर काट रहे हैं। बैजनाथ विश्वकर्मा, जो कि विगत 30 वर्षों से उनके मकान में बतौर किराएदार रहते आए थे, जो कि अब उसी मकान पर अपना दावा जता रहे हैं। हालांकि उनके इस फर्जी दावे को वाराणसी न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज भी कर दिया है। बावजूद इसके सुषमा श्रीवास्तव के मकान पर वे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और रामनगर थाने की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे चचिया ससुर रहते थे, उन्हीं से ये लोग इसी तरह गुंडाई के बल पर उनको अपना वो कर लिए कि किराए पर हमको दे दीजिए मकान, हम इसमें रहेंगे, आप अपना बाहर रहते हैं तो आप हम इसी में रहेंगे। तो ये लोग जबरदस्ती, वो लोग बाहर रह रहे थे, वो मेरे चाचा जी, तो ये लोग जबरदस्ती उनको कब्जा कर लिए मकान को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। जनपद चंदौली के सैयद राजा थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को लगभग 1.5 करोड़ की शराब के साथ किया गिरफ्तार।
भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव हेतु जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। और लंका थाने में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग की गई बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।